हाँ बेटा, पीछे का जो कोई किसी को कुछ कोई टॉपिक छूट रहा हो, कोई समझ में नहीं आया हो, आपने ये मैप में कितने कितने ढूंढ लिए वो भी बता दो, कितने निशान लगा लिए। ये जो अपने इससे पहले अपन ने जो पढ़े थे ना, महत्वपूर्ण जो उद्योग है, भारी उद्योग, तो ये इनकी जो, जैसे अपन बात करें सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी, कहाँ है स्थित है बताओ चलो। सिंधिया स्टीम नेविगेशन 1941 में जो स्थापित हुई थी, वो कौन सी जगह हुई थी? करिश्मा। हाँ तो देख के तो कोई भी बता देगा बेटा। और इसी कंपनी में उषा नामक पहला जलयान बनाया गया था। हिंदुस्तान शिपयार्ड इसका नाम बाद में चेंज हो गया, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नाम से। जलयान निर्माण उद्योग में है ये, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। आपके सामने खोल के बैठा हूं मैं तो, आप पता नहीं कहाँ ढूंढने में लगे हुए हो। पूजा शर्मा। टिस्को की स्थापना कब और कहाँ की गई? टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, भारत में पहली बार कब स्थापित की गई और कहाँ स्थापित की गई? कब और कहाँ? ऐसे नहीं, इतने टाइम थोड़ी लगता है बताने में। बोलो। हाँ। टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी। इसको बता दे, टिस्को नहीं आ रहा तो। इसको का पूरा नाम बताओ पहले तो। कभी? पक्का? तेरे पड़ोसियों से पूछ ले, तेरे पड़ोसियों से पूछ लेते एक बार, रुक। कौन है और? रामवीर है क्या? बताओ रामवीर कब हुई थी? टिस्को की। तो ये 1800 में कहाँ पहुंच गए? हाँ तो इसको की तो बाद में हुई है ना, तीनों कंपनियों को मिला करके। वो जो आप बता रहे हो ना, वो लो आयरन, वो जो आप बता रहे हो बेटा, वो केवल अलग अलग केंद्र थे। कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर, जो तीनों इकाइयां थी, वो तीनों इकाइयों को मिला करके बनाया गया था इसको। अब नींद में रहते हो बेटा, जो मर्जी आए वही बोल दिया। चलो, ये पता तो चला कितना ध्यान से पढ़ते हो, ऐसे पढ़ा करो। सूचना प्रौद्योगिकी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सूचना प्रौद्योगिकी। इसके अब इसमें सूचना प्रौद्योगिकी में क्या आता है? सूचनाओं का आदान प्रदान। सूचनाओं का आदान प्रदान वर्तमान में किससे होता है, पहले किससे होता था, वो चीज अपने को भी पता है कि वर्तमान में ये टेक्नोलॉजी जो है बहुत आगे बढ़ चुकी है, जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान आज मिनटों में, कुछ सेकंडों में सूचनाओं को अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक संचार, कंप्यूटर को शामिल किया गया है। यानी सूचना प्रौद्योगिकी में सबसे जो महत्वपूर्ण आज है वो है कंप्यूटर। बेंगलुरु सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र है, इसको अंडरलाइन कर लेना। बेंगलुरु सूचना प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण जो केंद्र है, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है।
सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र जो है उसको बेंगलोर को क्या कहा जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में हम बात करते हैं शुरू से कि 1950 में बेंगलुरु में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई थी। 1950 में देश आजाद होने के बाद में टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई। इसकी इकाइयां श्रीनगर, रायबरेली, नैनी, इलाहाबाद में स्थापित की गई। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में, इसको अंडरलाइन कर लें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में स्थापित की गई थी। और इससे पहले इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना 1950 में की गई। उसकी इकाइयां जो थी वो श्रीनगर, रायबरेली और नैनी, इलाहाबाद में स्थापित की गई। ये सेना मौसम विज्ञान, आकाशवाणी से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण करती है। ये इकाइयों में क्या होता है, सेना के लिए मौसम विज्ञान और आकाशवाणी से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है उनका निर्माण यहाँ पर किया जाता है। जैसे हिंदुस्तान केबल्स टेलीफोन का तार यहाँ पर बनाते हैं। हिंदुस्तान केबल, केबल जो बनाई जाती है तो उस केबल का नाम हिंदुस्तान केबल। टेलीफोन का जो तार है वो यहाँ पर बनाया जाता है। इंजीनियरिंग वस्तुओं का भारत में निर्यात 1970-71 वर्ष, 70-71 वाले जो वर्ष है उसमें 198 करोड़ रुपए का हुआ। क्या हुआ था, निर्यात, यानी हमने तैयार किया और अन्य देशों को निर्यात कर दिया, बेच दिया। जो 2014-15 में बढ़ करके कितना हो गया, 4,33,868 करोड़ रुपए का हो गया। 1970-71 में कितना था, केवल 198 करोड़, जो बढ़ करके कितना हो गया 2014-15 में। यानी अब हम बात करें कि 30 और 40 पे इन 45 वर्षों में ये जो व्यापार है वो 198 करोड़ से बढ़ करके 4,33,868 करोड़ पर पहुंच गया। अब इस ये जो उद्योग है इसमें समस्याएं क्या रहती है, तो समस्याएं जो है महत्वपूर्ण, इंजीनियरिंग उद्योग में निरंतर विकास हो रहा है। हम इससे पहले पढ़ चुके थे इंजीनियरिंग उद्योग, भारी उद्योग, मशीनरी उद्योग, तो उसमें लगातार जो विकास हो रहा है। लेकिन इस उद्योग में कुछ समस्याएं आज भी बनी हुई है। इस उद्योग में क्या समस्याएं बनी हुई है, जैसे कच्चे माल का अभाव, जो उपकरण की आवश्यकता होती है वो उपकरण अपने पास उपलब्ध नहीं हो पाते, तो उपकरणों का, तो कच्चे माल का अभाव, कल पुर्जों के निर्माण में जिस इस्पात का उपयोग किया जाता है वो देश में क्या होता है, कम मात्रा में बनता है। अतः हमें क्या करना पड़ता है, अन्य देशों से ये वाले जो उपकरण है, जो इस्पात है, वो इस्पात अपने को इस संचार उद्योग के लिए जो कच्चे माल की आवश्यकता होती है वो कच्चा माल अपने को विदेशों से क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। दूसरा है पूंजी का अभाव। इस उद्योग के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से देश में भारी पूंजी यानी ज्यादा पूंजी की है नहीं अपने देश में। दुर्भाग्य से देश में इसकी कमी है और इसी कारण कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में खुले होते हैं, निजी क्षेत्र में इसके कारखाने कम देखने को मिलते हैं। जैसे अपन देख रहे हैं तो इस संचार उद्योग को बढ़ाने के लिए केवल वही आदमी हाथ डालता है जो पूंजीपति होता है, ज्यादा पूंजी की आवश्यकता इसमें होती है। तो इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में खुले होते हैं ज्यादातर कारखाने। अत्यधिक कर भार, गवर्नमेंट द्वारा इसके ऊपर ज्यादा टैक्स, उद्योग के उत्पादन पर भारी कर लगा होने से निर्यात में क्या होती है, जब हम अन्य देशों को निर्यात करते हैं तो उस दौरान सरकार द्वारा भारी टैक्स लिया जाता है, जिसके कारण भी ये वस्तुएं महंगी हो जाती है। चौथी जो समस्या है वो है विदेशी प्रतिस्पर्धा। अब आज हम देखते हैं कि पहले 3G, फिर उसके बाद में अन्य जो कंट्रीज है वो 4G ले आए, फिर 5G ले, तो इस प्रकार से अन्य देशों के साथ जो विदेशी कंपनियां हैं उन विदेशी कंपनियों के साथ अपने भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, उनसे कंपटीशन वाला जो पार्ट, तो इस कंपटीशन के कारण क्या होते हैं, हम पिछड़ जाते हैं। पिछड़ने का मतलब क्या है, हमारे पास पर्याप्त उपकरण और पूंजी का अभाव होने के कारण उन कंपनियों की बराबरी हम नहीं कर पाते। उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग न होना, जो उत्पादन क्षमता है उतना मात्रा में हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते। और गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव, हम गुणवत्ता जितनी देनी होती है उतनी दे नहीं पाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 2G चल रहा था, अन्य देशों में 3G 4G चल रहा था, तो अपने धीरे धीरे अपने इसका विकास हुआ तो वो और अपने से आगे बढ़ गए। तो ये जो चीजें हैं ये अपने पास धीरे धीरे जितना डेवलप हम करने का प्रयास करते हैं वो उतना और आगे बढ़ते हैं। तो अन्य देशों के मुकाबले हमारी जो कंपटीशन है, वो प्रतिस्पर्धा है, वो क्या है, बहुत कम है। तो ये 4 महत्वपूर्ण समस्याएं इस उद्योग के लिए, कौन से, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए। अब इस उद्योग का भविष्य क्या है, भविष्य में ये उद्योग किस प्रकार से विकसित होगा और इसका क्या भविष्य रहेगा, उसको ध्यान में रखते हुए तो इस उद्योग का भविष्य कैसा है, उज्जवल है। क्योंकि आज धीरे धीरे हर चीज इसी के ऊपर निर्धारित, यानी पूर्ण रूप से इसी के ऊपर डिपेंड हो गई है। हम अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस जैसे देशों को इंजीनियरिंग माल का क्या करते हैं, निर्यात कर रहे हैं, जो निरंतर बढ़ रहा है। वो हमारा निर्यात जो है लगातार बढ़ तो रहा है,
देश में स्थानीय स्तर पर भी इसकी मांग बढ़ने लगी है, देश में भी इसका प्रयोग होने लगा। तो यहाँ पर भी हम विदेशों को भेजते थे, क्योंकि अपने देश में इन चीजों का प्रयोग कम होता था, लेकिन आज धीरे धीरे इसकी मांग देश में भी बढ़ने लगी है। अतः इस उद्योग को अपना विकास करने का पूर्ण अवसर भी प्राप्त हो गया है। यानी अपना विकास कर सकता है, क्योंकि अपने देश में इसके लिए कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए हम इसका विकास और ज्यादा कर सकते हैं इस उद्योग का। जैसे अपने ये दे रखा है, उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों में वार्षिक विकास दर कब 2004-5 में दिखा रखी है। तो समयावधि, अब इसमें कितना खनन किया गया, कितना विनिर्माण हुआ, और विद्युत के क्षेत्र में और सामान्य क्षेत्र में ये अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं। जैसे खनन 14.16% संपूर्ण खनन, इस उद्योग, बात किसकी कर रहे हैं हम, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की। तो इसका इतना तो खनन के माध्यम से हमने उत्पादन, फिर उसको क्या किया, इसका हमने 75.53% विनिर्माण किया, यानी उससे उपकरण बनाए, फिर उसको 10.32% और सामान्य रूप में उसका 100% उपयोग हमारे द्वारा किया गया। लेकिन ये प्रयोग धीरे धीरे अब होने लगा है। ये प्रयोग मैक्सिमम विदेशों में अपन क्या करते थे, इन वस्तुओं का क्या करते थे, निर्यात करते थे। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, अब ये मेक इन इंडिया यानी भारत में बनाओ और भारत में ही उसका को बेचने का काम। तो मेक इन इंडिया यानी भारत में बनाने, उत्पादन के ऊपर जोर दिया गया। तो निवेश को बढ़ावा देकर, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास की गति को तेज करने, देश को मैन्युफैक्चरिंग हब, मैन्युफैक्चरिंग हब का अर्थ क्या होता है, यानी अपने सामान जो है, उपकरण जो है, उनका निर्माण यहीं पर किया जाए। तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई। इसको डेट याद कर लेना, 25 सितंबर 2014 को देश के प्रधानमंत्री द्वारा क्या मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया गया था, अपने निवेश को बढ़ा, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ा करके अपने क्षेत्र औद्योगिक विकास करना, अपने क्षेत्रों का विकास करना, अधिकतर मैक्सिमम वस्तुएं अपने ही देश में निर्मित करना। इतना ही बचा हुआ था क्या आज? अब इसमें कोई पीछे का जो टॉपिक रह गया वो बताओ जल्दी से, जो छूट रहा हो आपके, जो समझ में नहीं है। सारणी आपके में नहीं है तो सारणी को छोड़ के, सारणी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके। आप तो केवल इसका उद्योग का भविष्य, सूचना प्रौद्योगिकी, इसकी समस्या, तीन ही टॉपिक है। सूचना प्रौद्योगिकी का विकास, उद्योग की समस्याएं और उद्योग का भविष्य, ये तीन पॉइंट अपने को याद रखने हैं। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम से इसमें काफी सुधार भी हुआ है। इसको देखो एक बार पीछे, कोई पॉइंट ऐसा रह गया हो। करिश्मा, इसके नोट्स कहाँ तक बना लिए बेटा आपने? चीनी उद्योग। और पूजा आपने कहाँ तक बना लिए? क्यों टाइम नहीं मिलता?